हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वरुण कुमार ग्रेप्टा है। मैं एक फार्मेसी ऑफिसर हूं और मैं दिल्ली सरकार के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कार्यरत हूं। आज मैं आप सब लोगों को फार्मेसी डिस्पेंसिंग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। फार्मेसी डिस्पेंसिंग जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं और जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों या प्राइवेट अस्पतालों में या और दूसरे डिस्पेंसरीज में जाते हैं फार्मेसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। फार्मेसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 500 घंटे की होती है, जो 3 महीने के अंतराल में की जानी बहुत ज़रूरी होती है। फार्मेसी ट्रेनिंग के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन होना संभव नहीं है। फार्मेसी ट्रेनिंग के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्टर होते हैं उसमें आपका नाम दाखिल किया जाता है और उसके बाद से ही आप फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसमें आप आ सकते हैं। आप मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाने के बाद ही आप कर सकते हैं। चाहे आपको सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में कहीं पर भी एज ए फार्मासिस्ट आपको काम करना है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, या अगर आप अपना कोई फार्मेसी का बिज़नेस करना चाहते हैं, फार्मेसी खोलना चाहते हैं अपनी, तो भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन होना आपका ज़रूरी है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप लाइसेंस के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो ये फार्मेसी डिस्पेंसिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट फार्मासिस्ट के लिए ही ज़रूरी नहीं है। ये सभी फार्मासिस्ट को जो फार्मेसी में काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, जो एम्प्लॉय फार्मासिस्ट है उनके लिए भी ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरा मानना है, सभी हमारे जितने भी फार्मासिस्ट जो कार्यरत हैं अलग अलग अस्पतालों में और डिस्पेंसरीज में, वो इन सब बातों को फॉलो करते ही होंगे और बेहतरीन तरीके से करते ही होंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ट्रेनिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है और मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि इन सब पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान से सुनें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भी बच्चे फार्मेसी के प्रोफेशन में आते हैं, अगर वो वास्तव में फार्मेसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और उनमें कुछ जानने की या सीखने की इच्छा है, ललक है, तो उनको मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो ये 3 महीने की फार्मेसी ट्रेनिंग होती है, ये बहुत बहुत ही मददगार साबित होती है। ये ज़रूरी तो होती ही है और ये बहुत मददगार भी साबित होती है, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखते हो जो आपको आपके फार्मेसी कॉलेजेस में नहीं बताया जाता। आपके लेक्चरर्स, आपके टीचर्स आपको एक फॉर्मल जो एजुकेशन ही देते हैं, वो आपको फार्मेसी डिस्पेंसिंग करना नहीं सिखाते। वो आपको ये नहीं बताते कि कौन सा ड्रग, कौन सी मेडिसिन जो मार्केट में आया है वो कैसे किस तरीके से देना है। वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो उसको पढ़ना वो नहीं सिखाएंगे, नहीं सिखाते हैं। बेशक ये प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ाया जाता है ज़रूर है। ये फार्मास्यूटिक्स के सेकंड ईयर में जब हम लोग पढ़ते थे तो फार्मास्यूटिक्स के सेकंड ईयर में, डिप्लोमा फार्मेसी के सेकंड ईयर में ये एक चैप्टर ज़रूर था, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में ज़रूर बताया गया था कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या बातें होती है, कौन कितने पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, वटेवर, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई होगी। ये जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं टीचर लोग तो उस टाइम लगता है बहुत फॉर्मल वे ही लगता है, और जब प्रैक्टिकली हम इन सब बातों से रूबरू होते हैं तो एक डिफरेंट चीज़ सामने आती है। उस टाइम ये हमें जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है, हालांकि थ्योरेटिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, जो जो किताबी बातें, जो मैं कहूँगा किताबी बातें जो होती है वो फिर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दिखती हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आप बेशक डिफ़ाइन ना कर सके, बट प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ना है, कैसे देखना है, क्या क्या चीज़ें उसमें देखनी ज़रूरी होती हैं,
वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। और प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सबसे बड़ी बात होती है। प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, उसे समझ पाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर एक बार प्रिस्क्रिप्शन पढ़नी आ गई, समझनी आ गई, तरीका समझ में आ गया कि हमें प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ना है, क्या देखना है उसमें, और उसके बाद जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं, अपने ऊपर विश्वास हो जाए कि हाँ, कि मुझे समझ में आ गया है इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है और क्या ये दवा है, ये दवा क्यों लिखी गई है, और उसके बाद ही आपको प्रिस्क्रिप्शन को, मतलब जो है जिसमें जो मेडिसिन लिखी हैं, तभी आपको अपना जो मेन काम है डिस्पेंसिंग का, मरीज को देने का, तभी आपको वो दवा देनी है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आप कभी इसमें आए ही नहीं, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के काम में आपने कभी किया ही नहीं, तो आप चाहे कितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज हो, मगर फिर आप डिस्पेंसिंग नहीं कर पाएंगे। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अपना ये जो मैंने आज वीडियो बनाया है या बना रहा हूँ, इसमें जो भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ, उसको बताने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग वास्तव में ही इस प्रोफेशन में मन से आए हैं, दिल से आए हैं, अपने शौक़ से, अपने इंटरेस्ट से आए हैं, तो भी ये बहुत ज़रूरी है जो सभी बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मतलब अगर आप लोग, ये सिर्फ आजकल जैसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज खुल गए हैं और लोग सिर्फ घर बैठे अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन एक्वायर कर लेते हैं, डिग्री या डिप्लोमा, और सोचते हैं कि बस हमें मिल जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए और फिर तो घर बैठे ही सब काम हो जाता है। तो फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कोई मायने उनके लिए होते नहीं। वो सोचते हैं कि बस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या करनी है, हमें क्या करना है, हमें कौन सा काम करना है। आपने घर में बैठे बैठे ही अपनी डिग्री या डिप्लोमा ले लिया, फिर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के मायने समझ नहीं आते, उसकी इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती, क्योंकि आप सोचते हो कि हमें तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हम तो घर बैठे हमने डिग्री ले ली है, और उससे आप लाइसेंस, अगर आप लेके दुकान खोलना चाहते हो या लाइसेंस लेके आप उसे बेच रहे हो, किराए पे उठा रहे हो, आपको ये सब करना है, तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है फार्मेसी की, इसके इम्पोर्टेंस, इसकी जो महत्वपूर्णता है, जो आपको कभी समझ नहीं आएगी और आप कभी मन से करना भी नहीं चाहेंगे। मगर आप सचमुच में अगर इस प्रोफेशन में दिल से आए हैं, चाहे इस प्रोफेशन का आगे फ्यूचर कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, फिर भी आप अगर मन से आए हैं तो आप में सीखने की ललक है, आप चाहते हैं कि हम सीखें फार्मेसी डिस्पेंसिंग क्या होती है, और कल को आप इस प्रोफेशन में कार्यरत होना चाहें तो आपको कोई समस्या ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दुविधा परेशानी ना हो। इसीलिए ये फार्मेसी डिस्पेंसिंग, फार्मेसी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें बताई गई एक एक बातों को प्लीज़ ध्यान से सुनना और सच्चे मन से, वफ़ादारी से, ईमानदारी से अपनी ट्रेनिंग करना, और आगे भी ये जो ट्रेनिंग है ये आपको जो काम आएगी। तो इसके जो स्किल्स आप जो यहाँ से सीखते हो फार्मेसी ट्रेनिंग के टाइम पीरियड में, तो वो आपको वहाँ पे काम आएगी। आपको कभी आप ऐसा असहाय महसूस नहीं करेंगे या दुविधा नहीं आएगी, हाय ये क्या लिख दिया, ये क्या करूँ, ये क्या है। आपको हमेशा जो है आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, और वो आत्मविश्वास ही हम यहाँ पे बच्चों को देते हैं, उनको सिखाते हैं, एक एक बात को बताते हैं क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो समझ में आ गया तो, और अब हमें ये मेडिसिन मरीज को देनी है। सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि हमें समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा क्या है, क्यों लिख दिया, किस लिए लिख दिया, और उसे कितना लेना है। और सिर्फ यही नहीं कि आपने जो डॉक्टर ने जो लिखा वो वही आपने समझ लिया, आपको खुद से भी एनालाइज करना आना चाहिए कि जो डॉक्टर ने लिखा है, ये जो ड्रग लिखा, मेडिसिन लिखा, मरीज के लिए जो दवा लिखी, वो वास्तव में सही भी लिखी है या नहीं लिखी है, या उसकी खुराक सही लिखी है कि नहीं लिखी है। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर गलती करता है और गलत होता है, या उनको नॉलेज नहीं होती, या वो जानबूझ के गलती करते हैं। गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, कभी ना कभी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियाँ, या जिसे हम कहते हैं कॉमन मिस्टेक्स, हो ही जाती हैं। तो
प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट का काम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना होता है और उसको मेडिसिन देना होता है जो वो डॉक्टर ने लिख दिया है उसके अकॉर्डिंग करना होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना दिमाग लगाना बंद कर दें। सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा है, जल्दीबाजी में या किसी तनाव में या किसी भी वजह से अगर कोई गलती एरर उसमें प्रिस्क्रिप्शन में है तो उस एरर को रेक्टिफाई करना, उसे ठीक करना और वो डॉक्टरों के नज़रिए में उनको उसके सामने लाना भी हमारा काम है। और इस काम को करते वक्त हमें बहुत पोलाइट होना चाहिए और बहुत ही आराम से प्यार से हमें मरीजों के साथ भी डील करना चाहिए और बहुत प्यार से और रिस्पेक्टफुली से हमें डॉक्टर्स के साथ भी डील करना चाहिए। अगर कोई गलती है, कोई बात है या हमें संदेह भी है कि ये जो दवा जो डॉक्टर ने लिखी है शायद इसकी खुराक सही नहीं है या गलती नहीं है, तो हमें उस को सुधार करने के लिए मरीज को वापस डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। तो ये सब बातें मैंने आपको अभी जो मेन बातें मैं बताने जा रहा हूँ उससे पहले जो मैंने इतनी बातें कही हैं ये ज़रूरी थी बताने के लिए कि आजकल फार्मेसी प्रोफेशन में क्या क्या हो रहा है। फार्मेसी प्रोफेशन में जो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, मैं अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बातें बता रहा हूँ। बच्चे आते हैं और ज़्यादातर बच्चों को कुछ भी नॉलेज नहीं होती है फार्मेसी के बारे में और फार्मेसी में जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं उनकी क्लास, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी डोज़ मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता। उन्हें कुछ नहीं पता होता काम कैसे करना है, कैसे शुरू करना होता है। और इसकी वजह जब मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला इसकी वजह यही है कि आजकल जो है लोगों को सिर्फ चाहिए कि घर बैठे उनको डिग्री मिल जाए, डिप्लोमा मिल जाए और उन्हें कुछ काम ना करना पड़े। वो अपना लाइसेंस लेके लाइसेंस किराए पे चढ़ा दे या फिर बेच दें उसको और कमाई करते रहे। ये इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है इस फार्मेसी प्रोफेशन को हो रहा है। और जो सच में जो मेहनत करके पढ़ लिख के आ रहे हैं बच्चे उनको भी बहुत नुकसान हो रहा है। और मैं कहूँगा मतलब मैं कोई रफ़ लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करता हूँ। एक कुकुरमुत्ते के जैसे जो कुकुरमुत्ते के फूल होते हैं कहीं कहीं बहुत उग जाते हैं या अनवांटेड जो कुछ फसल के साथ जैसे कुछ उग जाती वीड्स जिन्हें कहते हैं, इस तरीके से बहुत सारे फार्मेसी के कॉलेजेस खुल गए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं जिन्होंने कैसे न कैसे करके अपनी जो है जो फार्मेसी कॉलेज खुलवा दिए जैसे भी करके। और वो मुँह मांगे जो दाम है उनके बच्चों को मांगते हैं फ़ीस के नाम पे। और जिनके पास बेशुमार पैसा है या जिन्हें पैसों की परवाह नहीं है कि हाँ पैसा तो आ ही जाएगा, हो जाएगा, वो बस अपना पैसा दे के बस अपना जो है डिप्लोमा जो है ले रहे हैं। और उन्हें फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में वो ऐसे बच्चे आते भी नहीं हैं, बस शक्ल दिखाने 1-2 बार आ जाते हैं। फिर उसके बाद तो वो दोबारा पूरे 3 महीने में उनकी शक्लें भी नहीं दिखती। कैसे न कैसे करके वो लोग जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सभी करते हैं या हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, बट कुछ एक बच्चे हैं जो मेरे अन्य फार्मासिस्ट साथी हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं फ़ील होता होगा। उनका भी ये दूसरे अस्पतालों में जो फार्मेसी ट्रेनिंग करने आते हैं बच्चे उनको भी ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ इस अस्पताल में हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो भी ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं उन्हें एक एक बात के बारे में बताया जाए, उन्हें फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें समझाया जाए कि आप अगर इस प्रोफेशन में आए हैं तो आपको अपनी प्रैक्टिकल फार्मेसी की जो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है उसे ईमानदारी से करना ही चाहिए। और अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे हमने सभी बच्चों को अच्छे से फार्मेसी की जो ये ट्रेनिंग है अच्छे से प्रोवाइड की है, उनको इम्पार्ट किया ट्रेनिंग को, उन्हें अच्छे से समझाया हुआ है। कहीं कभार होता है ऐसे कुछ केस हो ही जाते हैं कि कुछ बच्चे जो है जो बचना चाहते हैं, बचते हैं कि बस किसी तरह से आ गए, एंट्री कर लो, अब तो नहीं लेना। ये सिर्फ इस अस्पताल में नहीं, कहीं और भी कई अन्य अस्पतालों में, प्राइवेट में या और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ऐसा होता ही होगा। और उनको ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फिर जो बच्चे ऐसे होते हैं जो बैकडोर एंट्री वाले होते हैं उन्हें तो फिर इसके मायने कभी समझ ही नहीं आते। और ऐसे ही लोग हैं जो इस प्रोफेशन को ख़राब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इसकी वजह से ही जो है
जो जो लायक हैं, जो मेहनत करके आ रहे हैं, जो एक्चुअली अपनी दिन रात एक करके मेहनत करके ये कर रहे हैं फार्मेसी का कोर्स, और फिर उनको कहीं पर भी कुछ नहीं मिल पाता है ना फार्मेसी। अब तो फार्मेसी जगह जगह लोगों ने अपनी फार्मेसी खोल दी है, इतना कंपटीशन आ गया, बहुत मुश्किल हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातों को अभी मैं यहाँ पे एक तरफ रखता हूँ, और जो एक्चुअल जो पॉइंट्स हैं फार्मेसी ट्रेनिंग के लिए जो होना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैंने एक एक करके काफ़ी सारे एक पॉइंट्स का एक कंपाइलेशन बनाया, एक मैनुअल टाइप का बनाया हुआ है, जिसे मैं अपने अस्पताल में भी जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, बताता हूँ कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन जो है मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने खुद से बनाई है। मुझे लगता है कि ये शायद सही भी है। अगर किसी को कुछ लगे कि नहीं मैंने कुछ गलत कह दिया तो प्लीज़ मुझे सही करेक्ट करें, मुझे बताएं कि ये सही है या नहीं है। कि फार्मेसी डिस्पेंसिंग एक्चुअली क्या है। फार्मेसी डिस्पेंसिंग, जैसे हम कहते हैं, अभी मैंने पहले भी कहा था कि लोगों को लगता है फार्मेसी डिस्पेंसिंग जस्ट एक, जैसे किसी को भजिया दे दी या कोई मिठाई उठा के दे दी, कोई जो किराने की शॉप का सामान है, चलो ये उठा के दे दिया, वो उठा के दे दिया। आजकल एक बहुत ही अजीब सी समस्या और आ गई है। लोगों को तो ऐसा लगता है कि फार्मेसी डिस्पेंसिंग कोई ख़ास काम नहीं है, कोई बड़ा कोई काम नहीं है, कोई भी कर लेगा, 8वीं 10वीं पास बच्चा जो है वो भी उठ के आ जाए। तो ऐसा मैं उनको बता देना चाहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है। जब एज ए फार्मासिस्ट मैं खुद काउंटर में बैठता हूँ और मरीज़ों के साथ डील करता हूँ, मुझे मरीज़ों की जो मेंटलिटी दिखती है उसे जान के मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत दुख भी लगता है। उनको बस यही लगता है कि बस ये तो कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है दवा देना। और उन लोगों को खुद को तो कुछ जानकारी कुछ होती नहीं, कुछ पता नहीं होता। बस आजकल गूगल में देख के या किसी से सुनी सुनाई बातें जान के बस ये दवाई दे दो, वो दवाई दे दो। मरीज़ अपने मनमर्जी के मुताबिक चाहता है कि उसे चाहिए वो मिल जाए और उसके हिसाब से मिले। उसे ना खुराक का ध्यान करना है, ना उसे अंतराल का ध्यान करना है कि भाई कितने अंतराल में क्या दवा लेनी है, कब लेनी है, और ये दवा लेनी ही क्यों है, और किस स्थिति में दवा लेनी है उसे ये भी नहीं मालूम। और दवा के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में तो उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। और भगवान ना करे कभी किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वास्तव में किसी बीमारी से पीड़ित हो या जस्ट वो अपने ये बस कि भाई दवा मिल जाती है। अब तो पहले भी मिलती थी, ऐसा नहीं है कि अब दवा मिलने लगी है सरकारी अस्पतालों में मुफ्त। ये दवा तो हमेशा दवा जो है हर जो भी हमारा नागरिक है, जो भी यहाँ का सिटीज़न है, दिल्ली में रहने वाला या दिल्ली के आसपास एनसीआर के क्षेत्रों से भी जो भी लोग आते हैं दवा लेने के लिए, उन सब का अधिकार है। और उन्हें पहले भी दवा मिलती आई थी और अभी भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले उन्हें पैसा देना पड़ता था और अब उन्हें मुफ्त में मिल रही है। मगर अब पता नहीं क्या ही हुआ कि लोगों को लगता है कि हाँ अब तो सब कुछ बेहतरीन पहले से मिलेगा ही, हमारा हक है, हम तो कुछ भी करवा सकते हैं। ये बहुत ही गलत विचारधारा है। आपको दवा हम देते हैं और देनी भी चाहिए, मगर आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको दवा देने के लिए हमें यहाँ पे सरकार ने चुना है, हमें यहाँ बिठाया है, तो हम कुछ सोच समझ कर ही आप लोगों को दवा दे रहे हैं। और दवा देना हमारा काम है और दवा को सुनना समझना आपका काम है कि वो दवा क्यों लेनी है, किस लिए लेनी है। आप अगर दवा को रोटी सब्जी की तरह खाना चाहते हैं कि थोड़ी और दे दो, अरे ये इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तो ये बहुत ही गलत बातें हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर दबाव है, पॉलिटिकल दबाव है या किसी और तरीके का दबाव है, मरीज़ों का दबाव है, किसी भी तरीके का जो भी है, वो भी मजबूर हैं वो, क्योंकि
लिखने के लिए दवा। और ऐसा मैं अब ये अपने मनगढ़ंत कहानी बना के नहीं कह रहा हूँ, और इसका साक्ष्य मेरे पास, मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को साक्ष्य चाहिए तो खुद आके अस्पताल के जो फार्मेसी काउंटर है या फार्मेसी की जो खिड़कियाँ जहाँ से दवा प्राप्त की जाती हैं मरीज़ों द्वारा, वहाँ आके देख ले तो पता चल जाएगा कि किस तरीके की बातें हमें सुनने को मिलती हैं मरीजों के द्वारा। और वो कहते हैं कि हमने तो डॉक्टर को लिखो से बोला है, डॉक्टर वो इस तरह से बोलते हैं जैसे कि डॉक्टर तो कुछ है ही नहीं, वही सब कुछ हैं, और वो लिखवा रहे हैं, वो जैसे बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं और बहुत बड़े, मतलब उन्होंने तो बहुत क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रखी है, और वो डायरेक्शन देते हैं कि भाई मैंने तो डॉक्टर से लिखवाई है दवा, तू दे कैसे नहीं रहा, इतनी बोली थी इतनी क्यों नहीं दे रहा। तो ये एक बहुत ही गलत बात, बहुत ही गंभीर समस्या आपके सामने खड़ी हो गई है, और इसकी वजह जो कुछ भी है मुझे उसके गहराई में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि सबको दवाएं मिले, टाइम से मिले, और सही दवा मिले, सही खुराक में मिले, और उसको सही निर्देश उसे प्राप्त हों। ये हमेशा मैं यही चाहता हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको भी मैं ये बातें हमेशा कहता हूँ, समझाता रहता हूँ। कहने के लिए, बताने के लिए, आपस में ये बातें शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बट मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में जो मेरे द्वारा कही गई बातें हैं इससे सुन के कोई भड़क जाए या कलह कलेश हो। मेरा मकसद सिर्फ सही बात को सामने रखना है। मैं किसी के लिए भी कोई भी अनर्गल बात नहीं कहना चाहता हूँ, और भगवान करे सबको सद्बुद्धि दे। और ये बातें भी मुझे लगता है जो मैं ये लेक्चर में अभी ख़ास बातें जो बताने जा रहा हूँ, उससे पहले जो सब बातें मैंने कर ली, जो मैंने बोल ली, बता ली, ये भी एक इस फार्मेसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही है, इसीलिए ये सब बातें कहना भी ज़रूरी था। तो हम अब अपना डिस्कशन जो है, अपने जो पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि फार्मेसी डिस्पेंसिंग क्या है। व्हाट इज़ फार्मेसी डिस्पेंसिंग? Pharmacy dispensing is not just a task of giving medicine to the patients, but it is also an attempt of providing good health to community with assurance of fast recovery from illness. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि फार्मेसी डिस्पेंसिंग में दवा का मरीज को दिया जाना ही फार्मेसी डिस्पेंसिंग नहीं है, बल्कि ये एक प्रयास भी है अपने समुदाय में, समुदाय के लोगों को दवा देने का, अच्छी हेल्थ देने का, अच्छा स्वास्थ्य देने का एक प्रयास है, और उन्हें एक जो है आश्वासन देने का प्रयास है कि जिससे वो, हम उसे आश्वासन भी देते हैं। जब भी हम कोई मरीज़ आता है हम उसे दवा देते हैं तो हमारा प्रयास सिर्फ उसको दवा देना ही नहीं होता, हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, वो उससे निजात प्राप्त कर लें। और हम उन्हें आश्वासन देते हैं, देना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी जो भी बीमारी से वो ग्रसित है उससे वो तुरंत ठीक हो जाए। ये फार्मेसी डिस्पेंसिंग की एक परिभाषा जो मैं समझता हूँ, मैंने खुद से बनाई है, मैंने ये बोली है। और इसी में एक और पॉइंट भी है, वो ये है कि क्या है फार्मेसी डिस्पेंसिंग? Pharmacy dispensing is also a strong belief of a community for getting right medicines with right dose and counseling which a pharmacist delivers to the patients. क्या है एक फार्मेसी डिस्पेंसिंग? एक तरीके से देखा जाए कि नज़रिए से देखा जाए तो ये एक समुदाय का एक बहुत ही गहरा विश्वास भी है कि उन्हें सही दवाएं प्राप्त होंगी, सही खुराक के साथ प्राप्त होंगी, और सही निर्देशों के साथ प्राप्त होंगी, जो कि एक फार्मासिस्ट मरीज को देता ही है। एक फार्मासिस्ट मरीज को सिर्फ दवा ही नहीं देता, वो उसको दवा देने के साथ साथ उसको सही खुराक की जानकारी भी देता है, और उसको आश्वासन भी देता है, और उसको पूरी दवा की जो है जानकारी भी देता है कि इस दवा की जो खुराक क्या है, उसे लेना कैसे है, कितने अंतराल में लेना है, खाना खाने के पहले लेना है या खाना खाने के बाद में लेना है, अगर खाने के बाद या पहले लेना है तो कितने
समय का कितना अंतर होना चाहिए, ये सब बातें, इस तरह की और भी कई जो जानकारियाँ होती हैं वो सब भी जो है एक फार्मासिस्ट मरीज को बताता है। तो ये सब बातें जो है फार्मेसी डिस्पेंसिंग के परिभाषा में, उसकी डेफिनेशन के अंदर आती है। और एक और बात है जो मतलब मैंने नहीं कही, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने लिख दिया, एक कोटेशन टाइप का या फिर स्टेटमेंट जो भी है। ये कोई बॉब हार्टले, कोई शायद ये फार्मासिस्ट रहे होंगे। मुझे जब मैं नेट पे सर्च कर रहा था फार्मेसी डिस्पेंसिंग के ऊपर कोई अच्छी कोई लाइन मिल जाए, तो मुझे एक ये लाइन मिली है और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है, यू कांट गो टू द फार्मेसी टू बाय अ पैक ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव टू बी इन दोज गेम्स इन ऑर्डर टू एक्वायर दैट एक्सपीरियंस। अगर समझ सको तो उसके बहुत गहरे मायने हैं कि फार्मेसी में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ तजुर्बा नहीं मिलता, आपको बहुत सारी वो जो तजुर्बा है, आपको उन सब बातों में शामिल होना ही पड़ेगा। जो तजुर्बा है फार्मेसी का, फार्मेसी डिस्पेंसिंग में क्या क्या बातें होती है, फार्मेसी काउंटर में बैठ के आप डिस्पेंसिंग करते हो, मेडिसिन्स देते हो, कौन सी दवा कैसे देनी है, किसको देनी है, कितनी देनी है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, खुराक का ध्यान रखना है, बच्चा है तो उसे कितनी खुराक देनी है, बड़ा है तो कितना देनी है। तो ये सब बातें जो है, इन सब बातों में शामिल होने के बाद ही आपको वो तजुर्बा मिल सकता है कि फार्मेसी एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, वहाँ जाके आपको जैसे कोई दवा मिल गई या कोई किसी और शॉप में आप जा रहे हो, वहाँ से आपने किसी सामान का एक पैक उठा लिया, हाँ कि बस हो गया, मुझे तो मिल गया। फार्मेसी में ऐसा नहीं है। फार्मेसी में आपको अगर आना है, उसका तजुर्बा लेना है, तो फार्मेसी के डेप्थ तक जाना होगा। ये जो मुझे लगता है, इसकी जो गहराई है इस बात की, वो ये है जो मैंने समझी है। बाकी लोगों का क्या मानना है इस बारे में, वो मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट करके, या अगर कुछ लगता है किसी को कि मैंने कोई बात आधी अधूरी बोल दी या कुछ मेरा जो नज़रिया या जो मेरी समझ है थोड़ी कम है या गलत है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इसके बारे में, इसके वास्तव में या गहराई में इसके क्या मायने हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल जो फार्मेसी डिस्पेंसिंग करते वक्त जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों में मैं आता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप फार्मेसी डिस्पेंसिंग काउंटर में आ गए, बैठ गए, आपने अच्छे से अपना काम स्टार्ट करना चाहा, अपना काउंटर अच्छे से खोलो, देखो क्या है, कौन कौन सी मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं। कभी कभी तो देख के अजीब सा दिल घबराने से लगता है, इतनी सारी दवाएं पड़ी है, आगे पीछे दाएं बाएं, हम पूरे दवाइयों के ढेर के बीच बैठे होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ समझ आता है, कोशिश करने से सब कुछ समझ में आता है। तो पहला पॉइंट जो है मैं बताता हूँ और उसका मैं जो अर्थ है, मीनिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल नॉन प्रोप्राइटरी एंड ब्रांड नेम्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल इन फार्मेसी। आपकी फार्मेसी में, आप पहला दिन आपका फार्मेसी में होता है, आप आते हो बड़े डरे डरे सहमे घबराए से होते हैं, क्या करना है कैसे करना है। अगर आप वास्तव में फार्मेसी प्रोफेशन के प्रति संजीदा है और दिलचस्प है, आपको दिलचस्पी है कि आप फार्मेसी की प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं और वहाँ पहली बार इतनी सारी दवाएं देखते हैं, घबरा जाते हैं, अरे ये क्या है, ये ढेर है। फिर जो बच्चे पढ़ के आते हैं, एक्चुअली पढ़ के आते हैं, उनको खुद से इंटरेस्ट आता है, वो देखते हैं, अरे उठा के एक एक मेडिसिन को देखते हैं, ये क्या है वो क्या है। एक बार तो एक बच्चे ने मुझे कहा, अरे ये तो मैंने पढ़ा था, हाँ अब मुझे पता नहीं था कि ये मैंने ये दवाई जो पढ़ी थी आज मैं दे भी रहा हूँ, अब मुझे इसके बारे में जो मैंने पढ़ा था वो मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे, और मुझे अब ना ये हमेशा याद रहेगा, और याद रहता भी है, ऐसा होता भी है। तो उस बच्चे के ये बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो सबसे पहले आपको, ऐसा नहीं है कि जो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बेकार है या आपके
लेक्चरर्स ने, टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया कॉलेजेस में, वो सब बातें ज़रूरी नहीं थी या काफ़ी नहीं थी, वो भी बहुत ज़रूरी थी। बेसिक्स उन्होंने बताए समझाए होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फार्मेसी में आते ही वहाँ पे जितनी भी तमाम दवाएं मौजूद हैं, उन दवाइयों के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले तो आसान तरीका यही है, सारी दवाइयों को पहले दिन आके या पहले दिन आते हो ना, सारी दवाइयों को, अगर आपको लगता भी है कि मुझे ये दवाई नहीं पता या कोई सी भी दवाई के बारे में कुछ नहीं पता, सारी दवाइयों को एक कागज़ में लिख डालो, एक एक करके लिख डालो, इनके नाम सर्च करो। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल है, तो हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था। हम IDR वगैरह जो होती हैं उसमें एक एक दवाई को ढूंढते थे, अरे ये कौन सा ब्रांड है, ये इस ब्रांड में कौन सी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या है, किस चीज़ का है, क्या क्लास का है, तो उसमें बारीक बारीक लिखा होता था, जहाँ जहाँ के देखते रहते थे कि हाँ ये क्या है। तो सबसे पहले तो यही काम करना है कि सारी की सारी जितनी भी मेडिसिन है, पता है चाहे नहीं पता है, उन सबको एक कागज़ में अपनी कॉपी में जो भी है लिख लो, क्या है क्या नहीं है और कितनी डोसेज फॉर्म में है, क्या डोज है, उनको लिख दो। और अगर कुछ भी मालूम है उनके बारे में जानकारी मालूमात है तो उनको भी साथ में लिख दो उस दवा के नाम के आगे। नहीं मालूम है तो लिखो ही, मालूम है तो भी लिख लो। एक जैसे प्रोफाइल टाइप का होता है ना, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट हमें सेकेंड ईयर में पढ़ाते होते थे, तो उसमें हमें ड्रग प्रोफाइल बनाने होते थे। ड्रग प्रोफाइल क्या होता है, उसमें हम कोई भी, हमें जो हमारे टीचर हुआ करते थे, हमें हर रोज़ के 5 ड्रग दे दिया करते थे कि भाई ये इसका ड्रग प्रोफाइल बना के लाओ। ड्रग प्रोफाइल का मतलब है कि एक कॉलम फॉर्म में उन ड्रग्स के नाम, उनके इंडिकेशन, इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स और उनके जो फार्माकोलॉजिकल यूजेस है और ब्रांड नेम्स, क्या क्या अवेलेबल जो मार्केट में ब्रांड नेम उनके क्या क्या हैं वो लिख दो। तो इस तरह के प्रोफाइल हमें बनाने को दिए जाते थे और हमें उन्हें याद भी करना होता था। वाइवा के टाइम में वो पूछा भी जाता था उसमें से। तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा हेज़ल वाला काम है, मगर कर लोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से समझ में आएगी एक एक बात। ठीक है, तो सारी दवाइयों के बारे में एक लिस्ट बना लो जो भी आपकी फार्मेसी में पड़ी हुई है, उन सब के ब्रांड नेम्स, उनके बारे में इंडिकेशन क्या क्या है, इंट्रैक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फार्माकोलॉजिकल यूजेस क्या हैं और उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, ये सब आप लिख लो सभी दवाइयों के बारे में। और अपने रूम में जहाँ आप सोते हो, बेडरूम है या, उसकी एक कॉपी उसमें लगा दो, रात को सोते वक्त उसको देखो, पढ़ो, याद हो ही जाएगा। ठीक है, और जो भी ब्रांड नेम्स हैं, वैसे तो ब्रांड नेम्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ब्रांड नेम्स जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, फिर भी आदतन, या वो इतने मशहूर ब्रांड होते हैं, लिखे जाते हैं, कॉमनली हम मतलब यूज़ टू हो चुके हैं उनका नाम, हमें जेनेरिक नेम हम उसको कभी सोचते भी नहीं, बस वो हमारी ज़ुबान में चढ़े हुए हैं। तो डॉक्टर्स भी कभी कभी लिख लेते हैं ब्रांड नेम्स। तो ब्रांड नेम्स की जानकारी होना भी ज़रूरी है, कम से कम जो पॉपुलर ब्रांड नेम्स होते हैं किसी भी मेडिसिन के, वो हमें जान लेना चाहिए। तो इसमें जो जेनेरिक नेम है, जिसे नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी कहते हैं, वो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए नॉन प्रोप्राइटरी नेम या जेनेरिक नेम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ। नॉन प्रोप्राइटरी और जेनेरिक नेम इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ द active ingredient which is present in a medicine and that is decided by an expert committee and is understood internationally। ठीक है, इंटरनेशनली मतलब सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या इसका नॉन प्रोप्राइटरी नाम क्या है। जो भी केमिकल नेम जो होता है, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, ये केमिकल नेम है। और पैरासीटामोल के अलावा इसके जो ब्रांड नेम्स क्या क्या, टाइलिनॉल, मेटासिन, क्रोसिन, अब कैल्पॉल वगैरह, ये डोलो वोलो, अजीब अजीब से जो ब्रांड नेम भी आ गए हैं, ये पॉपुलर ब्रांड नेम्स है। इनमें उनकी जो डोज होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है। अब बच्चों में जो आते हैं पैरासीटामोल के सिरप या सस्पेंशन आते हैं, कई मतलब यही ब्रांड नेम्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती हैं। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में
इसमें जो पैरासीटामोल की जो बच्चों की सस्पेंशन आती है 125 mg पर 5 ml होता है। एक P250 करके भी आता है, क्रोसिन ड्रॉप्स होती है, मतलब सब में इनमें जो है स्ट्रेंथ अलग होती है। छोटे बच्चों को जो है ड्रॉप्स फॉर्म में दी जाती है तो उसकी डेफिनेटली स्ट्रेंथ थोड़ी अलग ही होगी, ठीक है। तो इनके नॉन प्रोप्राइटरी नेम आपको पता होने चाहिए और इनके ब्रांड नेम्स पता होने चाहिए, ये पहला काम है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है, वो भी मतलब मैं कहूँगा तो कि वो जो आपको कॉलेज में जो पढ़ाया होगा थियोरेटिकल नॉलेज उसके ऊपर ही बेस्ड है। उसमें क्या आपको क्लास ऑफ ड्रग पता होना चाहिए, डोज पता होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए, ये सब मतलब वही प्रोफाइल जो अभी मैंने बताया, प्रोफाइल वाली बात आ गई है, जो ड्रग प्रोफाइल होती है। तो सबसे पहले जो है आपको क्लास ऑफ ड्रग, ये मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे ही आप बाकी जितनी भी मेडिसिन्स आपकी फार्मेसी में हैं उसको आप सेपरेट रख पाओगे और रखना भी चाहिए। ऐसा नहीं है खिचड़ी पकी हुई है, एनाल्जेसिक के ऊपर एंटीबायोटिक पड़ा है, वहाँ पे ये है वो है, पता नहीं लेना देना। तो सारी मेडिसिन्स को रखने का ना एक तरीका होता है कि कैसे अपने काउंटर में मेडिसिन्स को रखनी कैसे है, मेडिसिन्स को कैसे रखना है अपने काउंटर में, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सारी अपने काउंटर में दवाइयों को रखो। सारे एंटीबायोटिक्स एक तरफ रख दो, सारे एनाल्जेसिक्स एक तरफ रख दो, ठीक है। नारकोटिक एनाल्जेसिक अलग रख दो, थोड़ा सा नारकोटिक एनाल्जेसिक्स जो है वो अपने काउंटर में ज़्यादा मात्रा में ना ही रखे तो ठीक ही रहता है। जैसे ट्रामाडोल है, ये नारकोटिक एनाल्जेसिक है, नैल्ट्रेक्सोन है, नारकोटिक एनाल्जेसिक है। बट ये है कि कहने का मतलब है कि आपको क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन्स जो है काउंटर में रखनी है। जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटीहिस्टामिन्स, एंटी मलेरियल, पता चल रहा है एंटीहिस्टामिन्स और एंटी मलेरियल साथ में पड़े हुए हैं, कौन सी क्या है क्या पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये सब क्या डिफरेंट क्लास है। अब इन क्लास के साथ इनकी डोज भी पता डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए, क्या डोज है, उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। ये सब जो दो बातें मैंने बताई हैं ये सब जो है ड्रग प्रोफाइल की कैटेगरी में आ गए। आपने अपने ड्रग प्रोफाइल बना लिया तो आपको वैसे ही पता चल जाना है। मगर फार्मेसी डिस्पेंसिंग में आ रहे हो तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने दवाइयाँ आपने रखी कैसे हैं, कहाँ रखी हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि दवाई आपने कहाँ रखी थी, ढूंढते जा रहे हो, अरे पैरासीटामोल कहाँ है, इधर है उधर है, आज यहाँ रखा है, कल वहाँ रखा है, परसों इधर रखा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और एक जैसी दिखने वाली दवाइयाँ भी होती है ना। अभी बीच में दवाइयाँ कुछ ऐसी आ जाती हैं कि जो दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती है, बिल्कुल बाय कलर, जैसे मरीज होते हैं उनको, वो तो उनके अपीयरेंस के बेस पर ही जो है दवाइयों को पहचानते हैं, समझते हैं और कई बार तो झगड़ा भी कर लेते हैं। ना, मुझे तो भैया वही दवा चाहिए, नीले रंग की दवा दो मुझे, नीले रंग की दवा, ये तो गलत दे दी। तो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, मतलब मेडिकली तो इलिटरेट ही हुए ना, वो लोग भी ऐसी बहसबाजी करते हैं। और जो कम पढ़े लिखे होते हैं, मतलब मेडिकली जो वैसे तो पढ़े लिखे, पढ़ना लिखना आता है, मगर मेडिकली वो पढ़े लिखे नहीं है, बट गूगल देवता को अपना आधार बना के बहसबाजी करने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अनपढ़ लोगों की कैटेगरी में ही मैं इन लोगों को भी रखूँगा, इन्हें कुछ आता पता होता नहीं, बस बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो अनपढ़ लोगों की बात हुई। अब ये कि धोखा तो हमें भी हो सकता है, हम भगवान तो हम लोग भी नहीं हैं। तो एक जैसी दिखने वाली दवाइयाँ होती हैं तो उन्हें हमें ध्यानपूर्वक रखना है कि भाई कहीं गलती ना हो जाए। अब देने था मैंने उसको लिवोसिट्रिजिन और दे दी डिक्लोफेनेक, क्योंकि भैया दोनों एक जैसी दिखती हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में, और मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने कहाँ पे रख दी। बस मेरे को एक बार अच्छा ये उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस था, स्ट्रिप का, कलर का, उसका बाहर का कवरिंग का, वो मुझे ध्यान में था, अच्छा ये तो डिक्लोफेनेक जैसी लग रही है, उठा के दे दी। तो कितनी गलत बात है ये, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो जो दवा को रखने का तरीका है वो फार्माकोलॉजिकल जो यूज़ हैं मेडिसिन के, उनके आधार पे, या जो मैंने अभी कहा था कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको दवा को रखना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। साथ में
कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो उसके लिए एक टर्म हम लेके आए, मतलब हम तो क्या लेके आए, जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, डॉक्टर्स लोग, उन्होंने एक टर्म लेके लाई, उसका नाम था लासा, रख दिया लासा। लासा लासा क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वैसे तो सही है, कोई गलत नहीं है लासा, बट मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि लासा को ध्यान में रखने की बजाय खुद से ही सतर्क सजग रहें कि भाई दवाइयाँ कौन सी है, कैसे देनी है। मतलब अगर एक जैसी दिखने वाली दवा है तो उसे बाकायदा देखो हर बार उठा के। हाँ जी भैया, जैसे एग्ज़ाम्पल डिक्लोफेनेक उठा के, ये डिक्लोफेनेक लिखी है, पहले तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ डॉक्टर ने डिक्लोफेनेक ही लिखी है तो मैं डिक्लोफेनेक ही दे रहा हूँ, ये श्योर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हाँ कि वो तो डेंटोजल लिखा था तो वो भैया डिक्लोजल दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डिक्लोफेनेक टैबलेट लिखी है तो भैया मैं उसको डिक्लोफेनेक ही दूंगा, डायसाइक्लोमिन नहीं दे देना है उसे। कई बार डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, बहुत ही रनिंग हैंड राइटिंग, एलिजिबल राइटिंग होती है, हाँ बस देख लिया, अच्छा अच्छा अरे हाँ ये डायसाइक्लोमिन लग रहा है चलो दे दो, वो लिखी हुई डिक्लोफेनेक है और तुम दे रहे हो डायसाइक्लोमिन दे रहे हो, ठीक है, तो बहुत गलत बात होती है ये। तो पहले तो श्योर हो जाओ कि हाँ डिक्लोफेनेक लिखी है। अब श्योर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने जो लिखा उस पर ही श्योर नहीं होना है, तुमने डिक्लोफेनेक टैबलेट कहाँ रखी है और जो तुम उठा रहे हो वो डिक्लोफेनेक ही है, कहीं लिवोसिट्रिजन तो नहीं है। लिवोसिट्रिजन डिक्लोफेनेक 50 mg अभी पिछले महीने हमारे यहाँ फार्मेसी में आई थी, बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली लुक अलाइक। तो ये बुद्धिजीवियों ने ये टर्म निकाली थी, लुक अलाइक साउंड अलाइक, जिसे लासा कहते हैं, लासा, लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक। वैसे ये मतलब अलर्ट करने के लिए तो वैसे सही है, बट मुझे लगता है कि लुक अलाइक साउंड अलाइक के चक्कर में मतलब बस वही देखते रह जाएंगे। ये क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, इसमें कैसे क्या करना होता है इसमें ये भी बताऊंगा, मगर मेरा जो मानना है हर बार ईच एंड एवरी टाइम आपको देखना ही चाहिए। आपको पता भी है कि यहाँ पे मैंने डिक्लोफेनेक रखी थी और ये दवाइयाँ डिक्लोफेनेक का है, तो भी उसको देखो उठा के, हाँ जी डिक्लोफेनेक लिखा है, हाँ जी मुझे डिक्लोफेनेक देनी है, ये मैंने देख लिया, और देख के ही उसको दवा देनी है। एक तरीका ये है, इससे कभी भी जो है डिस्पेंसिंग में कभी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं गलती होगी, ठीक है, कभी भी मतलब कोई चांस ही नहीं छोड़ो गलती करने का। तो ये दूसरा जो लासा जो बताया लुक लाइक साउंड लाइक, इसमें क्या करते हैं जो हमारे सीनियर्स भी हैं, जो फार्मेसी इंचार्ज हैं, ये सब लोग हमें बताते हैं, बोलते हैं कि भैया आप ऐसा करो, लुक लाइक जो एकदम से या साउंड लाइक जो है उनको रेड पेपर टैग लगा दो, एक में रेड लगा दो, एक में ग्रीन लगा दो, जैसे दो बॉक्स बनाए हैं, जैसे लिवोसिट्रिजिन और डिक्लोफेनेक एक जैसी दिख रही है तो उसमें रेड कलर का उस बॉक्स में टैग लगा दो, दूसरे में ग्रीन लगा दो, ताकि जो है हर बार जब भी तुम उसमें हाथ डालो तो तुम्हें लगे कि हाँ इसके जैसी एक और दवाई है, उस पर भी नज़र जाए, अच्छा कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। वैसे ये तरीका गलत नहीं है, अपने माइंड को जो है अलर्ट रखने के लिए दवाई के रिगार्डिंग ये सही तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। बट कभी कभी क्या होता है हमारे पास जैसे फार्मेसी काउंटर इतने छोटे कम कंजस्टेड है, हमें दवाइयाँ रख पानी भी बड़ी मुश्किल होती है, कैसे कैसे करके मतलब हमने एडजस्ट की हुई है। अगले वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो मैं अपनी फार्मेसी की वीडियो दिखाऊंगा, उसमें हमने किस तरीके से मेडिसिन रखी हैं। और काश ये जो बड़े तबके के लोग हैं, अफसर लोग हैं और हमारे जो भी हैं, जहाँ तक भी मुझे नहीं पता, काश ये लोग भी कभी आके झांक के देखें कि हम लोग कैसे, जैसे मुर्गियों का जो वो होता है ना दबड़ा दड़बा, जो मतलब जो भी कहते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियां रहती हैं बाड़े में, उस तरीके से छोटे छोटे काउंटर बना के दे दिए जिसमें इतनी सारी 200-250 तरह की दवाइयाँ हमें रखनी है, संभाल के रखनी है, एक एक दवाई संभाल के रखनी है, कहीं मिक्स ना हो जाए, गलती ना हो जाए, ये वो ना हो जाए, हमें ऐसे स्थिति में हम डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है इतनी कम दवाइयाँ हैं और हमें भर के रख भी दी है। अब लिवोसिट्रिजन और डिक्लोफेनेक एक जैसी दिखती है, एक में मैंने रेड टैग लगा दिया, एक में ग्रीन लगा दिया, वो इतनी भरी हुई है, उठाते वक्त
रखते वक्त वापस वो इंटरमिंगल हो ही जा रही है, मिक्स हो ही जा रही है, और फिर गलती होने के चांस तो तब भी हो ही सकते हैं। तो अब किससे गुहार लगाते रहें कि भैया हमें अच्छा काउंटर दे दो, सही से खुला स्पेस हो। अब शिकायत करने से अच्छा है कि हम खुद ही कोई समाधान बना दें, और समाधान यही है कि भैया जब भी दो, जितनी बार भी दो, आप लासा को भी फॉलो करो, मगर हर बार उठा के देखो उसे कि उसमें डिक्लोफेनेक देना है तो भैया मैं डिक्लोफेनेक ही उठा रहा हूँ कि नहीं उठा रहा हूँ, गलती से मैंने डाइसाइक्लोमिन तो नहीं उठा ली, या लिवोसिट्रिजिन जो बिल्कुल उसके जैसे दिखती है कहीं वो तो नहीं उठा ली। और ये तो श्योर होना ही है कि डॉक्टर ने डिक्लोफेनेक लिखा था तो डिक्लोफेनेक ही लिखा है कि कुछ और तो नहीं लिख दिया कहीं डाइसाइक्लोमिन, कहीं डाइसाइक्लोमिन तो नहीं दे दिया गलती से। ठीक है, तो ये श्योर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो लासा, यही लासा है, जैसे लासा एंड लुक लाइक, ऐसी साउंड लाइक में भी यही होता है कि जो मतलब फोनेटिकली जो है एक जैसे फोनेटिकल साउंड इनकी एक जैसी होती है, तो जेनरेक्स की, तो उनको भी हमने ध्यान देने वाली बात ज़्यादा ज़रूरी है। उनको कैसे रखा हुआ है, मतलब रेड टैग लगाया है, ग्रीन लगाया है, मैं नहीं समझता ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बस अपने जहन में ये बात होनी चाहिए कि हाँ, कि लुक अलाइक भी कुछ होती है, साउंड अलाइक भी होती है, अलर्ट रहना है। कि अब जैसे साउंड अलाइक वाली एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक आती है टैबलेट कोट्राइमोक्साजोल, टैबलेट कोट्राइमोक्साजोल आती है, एक टैबलेट आती है, क्या आती है, टैबलेट कोट्राइमोक्साजोल। और ये जो है क्या है, ये कॉम्बिनेशन है दो ड्रग्स का, ठीक है, दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें क्या क्या आता है, सल्फामिथोक्साजोल 400 mg में आता है, और ट्राईमेथोप्रिन 80 mg में। क्या है, ये सल्फोनामाइड्स की क्लास है ये। और दोनों कई बारी मतलब ये लुक अलाइक की कैटेगरी में नहीं आएगा, साउंड अलाइक की कैटेगरी में आता है ये। एक जैसे जो है साउंड जब डॉक्टर ने लिखा होता है ना, तो स्टूडेंट्स को या कोई भी हो, किसी को भी धोखा हो सकता है, या कोई जल्दीबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने की बजाय जब देखते हैं अच्छा क्या लिखा है, कोट CO दिख रहा है, और अच्छा TIR ऐसे पढ़ते हैं स्टूडेंट, अच्छा ये तो क्लोट्राइमाजोल है, पढ़ दिया उसको, हाँ चलो क्लोट्राइमाजोल है, आगे पीछे कभी सोचनी। कई बार तो कहते हैं अरे सर ये तो गलत लिख दिया, सिरप लिख दिया, सिरप क्लोट्राइमाजोल लिख दिया, सिरप क्लोट्राइमाजोल तो सिरप होता ही नहीं। ऐसे सोचने लग जाते हैं स्टूडेंट्स, और हंसते भी है कई बार, कहते हैं अरे देखो 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 तो क्या लिख दिया डॉक्टर ने, सिरप क्लोट्राइमाजोल लिख दिया, सिरप क्लोट्राइमाजोल तो होता ही नहीं। फिर मैं या और जो हमारे जो सीनियर फार्मेसी ऑफिसर्स हैं वो सब देख के बताते नहीं बेटा ये गलत लिख दिया, ये गलत लिखा नहीं है, गलत तुम समझ रहे हो, उसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, वो सिरप कोट्राइमोक्साजोल है, कोट्राइमोक्साजोल, जो सेप्ट्रन के नाम से भी आता है, सेप्ट्रन इसका ब्रांड नेम है। तो उसमें क्या क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में सल्फामिथोक्साजोल 400 mg में आता है, और ट्राईमेथोप्रिम 80 mg, ये सल्फोनामाइड की क्लास में आते हैं ये। तो क्या होता है कोट्राइमोक्साजोल, किस लिए आता है? कोट्राइमोक्साजोल इज़ यूज्ड टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस such as pneumonia, bronchitis, infections of the urinary tract, ear and abdomen. It prevents the growth of microorganism to cure infection. While clotrimazole क्या है? What is clotrimazole? is antifungal medicine है भाई, दोनों की क्लास टोटली डिफरेंट है। और तुमने मतलब उसे जो है कोट्राइमोक्साजोल, उसे सिरप कोट्राइमोक्साजोल बच्चों के लिए लिखा था, और तुमने उसे क्लोट्राइमाजोल बना दिया, समझ लिया, मतलब बना तो क्या दोगे तुमने से सिरप कोट्राइमोक्साजोल को तुमने सिरप क्लोट्राइमाजोल बना दिया, और कह रहे हो कि ये तो सिरप क्लोट्राइमाजोल लिख दिया। या कई बार टैबलेट कोट्राइमोक्साजोल होता है, तो तुम सोचते हो ऑइंटमेंट लिखा होगा, अरे पहले ये तो देख लो आगे डॉक्टर ने ऑइंटमेंट भी लिखा है कि नहीं लिखा। डॉक्टर क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं ऑइंटमेंट क्लोट्राइमाजोल, ठीक है, और पीछे लिखते हैं LA मतलब लोकल एप्लीकेशन, LA एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर लोकल एप्लीकेशन LA लिख लेते हैं। ये तो देख लो ना पहले उसमें लिखा क्या है, ठीक है।
तो अब देना था क्लोट्राइमोक्साजोल, दे दिया तुमने क्लोट्राइमाजोल ऑइंटमेंट। उससे पेशेंट भी जो होते तो अनपढ़ है बट रेगुलर वो ले ही रहे होते हैं, ये तो ना है दवाई गलत दे दी और हंगामा मचाते रहो। आजकल हंगामा मचाने का युग है, हंगामा मचाओ, अपनी जो है पब्लिसिटी पाओ, अपना अटेंशन पाओ, यहाँ शिकायत करो, वहाँ शिकायत करो, ऐसे करो वैसे करो, फिर हंगामा मचता है। फिर एमएस के वहाँ से कॉल आती है, अरे क्या कर दिया, ये है वो है, बहुत डांट फटकार होती है, बहुत बेइज्जती होती है। तो ऐसी गलतियाँ ना करो तो अच्छा है ना। ठीक है, तो ये देखना है कि ये क्या एग्जाम्पल था, साउंड अलाइक का एग्जाम्पल था, साउंड अलाइक। ठीक है, साउंड अलाइक में क्या क्या बताया मैंने, ये कोट्राइमोक्साजोल, इसमें बहुत गलती बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल, दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब इसमें टैबलेट में साउंड अलाइक का भी में आता है, ये कोट्राइमोक्साजोल जो है साउंड अलाइक विद एल्बेंडाजोल। ठीक है, अब कोट्राइमोक्साजोल के बारे में मैंने बताया, ये सल्फोनामाइड है, किस किस के काम आता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम आता है, और जो है मतलब सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल वगैरह उसकी कैटेगरी में ये सब आते हैं ये। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, निमोनिया वगैरह हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। अब एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल क्या है भैया, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल इज़ एन एंटी पैरासिटिक मेडिसिन यूज for the treatment of parasitic worm infection. It works by killing the worm that cause infection and stops the infection spreading. सोचो, अगर तुम्हें देना, तुमने कोट्राइमोक्साजोल है, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए दिया जाना है और तुमने दे दिया उसको एल्बेंडाजोल, तो क्या होगा बेचारे को। और एल्बेंडाजोल देना है और तुमने दे दिया इसको ये कोट्राइमोक्साजोल, उसके तो वर्म जो है वो तो मरेंगे ही नहीं, वो उसको उल्टा और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं कोट्राइमोक्साजोल के अननेसेसरी वो लेगा तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स होने ही है ना, हर ड्रग के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। ठीक है, तो ये है लोकल लाइक साउंड लाइक साउंड। अब इसमें एक और एग्जांपल है, मैं समझता हूँ ज़रूरी है, एक और एग्जांपल क्या है, मिथाइल कोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन B12, मतलब उसका केमिकल सिंथेटिक फॉर्म है B12 का, एक्चुअल जो B12 होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। मिथाइल कोबालामिन ये किसके साथ गलती कर जाते हैं बच्चे, मेथ कार्बामोल। मेथ कार्बामोल क्या होता है, मसल रिलैक्सेंट, लोअर बैक एक में दिया जाता है, फीमेल्स को ज़्यादातर लोअर बैक एक की दिक्कत रहती है तो उसमें ये हम मेथ कार्बामोल देते हैं। हालांकि मिथाइल कोबालामिन भी दे देंगे तो कोई वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं है, मगर क्यों देना भाई, जो ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों देना। और सबसे पहले मेन जो पर्पस है उसकी जो तकलीफ़ है उसे दूर करना है ना। मिथाइल कोबालामिन चलो विटामिन B12 का उसको मिलता रहेगा, ले लिया, वैसे ही आजकल सब डेफिशिएंट होते हैं मोस्टली, आजकल विटामिन B12 दी जाती है हर बात में, मगर उसको जो दर्द हो रहा है लोअर बैक एक के लिए दे रहे हैं, मसल रिलैक्सेंट है उसको पेन के लिए दे रहे हैं, वो तो उसे मिला नहीं, तो फ़ायदा क्या हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। अब तुमने देना था, हालांकि कोई नुकसान भी नहीं होगा, पर फ़ायदा ना होना भी एक नुकसान ही है। तो देना था मेथकार्बामोल, दे दिया मिथाइल कोबालामिन, या मिथाइल कोबालामिन देना था तुमने मेथ कार्बामोल दे दिया, तो भैया तो बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा झोल हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि मेथ कार्बामोल उसे अननेसेसरी दे रहे हो, मसल रिलैक्सेंट उसको चाहिए ही नहीं था, उसे तो मिथाइल कोबालामिन देना था। ठीक है, तो मिथाइल कोबालामिन is the form of vitamin B12 that restores its level in the body, thereby helping in treating certain anemias and nerve problems. While methcarbamol is used to treat muscle spasms, pain, it is usually used along with rest, physical therapy and other treatment. It works by helping to relax the muscles. Muscle relaxant है ये। ठीक है, तो ये है, मतलब ये सब बातें जहन में होनी चाहिए, लासा को हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, अब लीवोसिट्रेजिन और सिनारेजिन ये भी दोनों एक जैसे दिखते हैं, हालांकि इनमें कोई वो नहीं है, दोनों जो है क्या है तुम्हारे एंटी हिस्टामिन ही है। और सिनारेजिन में अगर हम वो उसमें देते हैं मेनली रिंगिंग ऑफ ईयर्स वगैरह, या उस वो क्या बोलते हैं उसको, ड्राउजीनेस सा फील होता है, डिजीनेस सा फील होता है, लाइट हेडेडनेस सा फील होता है, या रिंगिंग ऑफ ईयर्स फील होता है, उसमें हम सिनारेजिन देते हैं। हालांकि दोनों ही ये एंटी हिस्टामिन की क्लास में आते हैं। ठीक है, अब जो है इसके अलावा एक बात और है, वो ये है कि कुछ
मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, मतलब मैं खुद से मैंने फ़ील किया, जो मतलब लासा की कैटेगरी में नहीं है, मतलब लुक लाइक भी नहीं है, साउंड लाइक भी नहीं है, बट स्टिल स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिकॉज दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इलिजिबल हैंड राइटिंग ऑफ फिजिशियंस। मतलब डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर बाबू लोग जो हैं वो, मतलब मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बुरा नहीं माने, हो जाती हैं गलतियां सबसे कभी ना कभी। तो एलिजिबल हैंड राइटिंग तो मोस्टली होते ही हैं, बहुत पहले ज़माने से ये बात कहते आते हैं, सुनी होगी सबने कि भाई वो डॉक्टर की हैंड राइटिंग ही क्या, मतलब वो डॉक्टर ही क्या जिसकी हैंड राइटिंग जो समझ में आ जाए, या डॉक्टर है भैया हैंड राइटिंग तो ऐसी होगी। वो ये जो लेमैन है, जो कॉमन लोग हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से वाकिफ़ नहीं है, पता नहीं है, भाई फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये ही उसमें क्या क्या दवाइयों के नाम ने कभी सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे, फिर भी जब समझ नहीं आती तो कहते भाई डॉक्टर की तो राइटिंग ही ऐसी होती है, हमें तो समझ ही नहीं आती। तो ये तो एक बात ठहरी, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे डॉक्टर्स लोग जो लिख रहे हैं, एलिजिबल राइटिंग ना हो, एलिजिबल हो, पढ़ने में आए, साफ़ सुथरा लिखें। ये इंस्ट्रक्शंस शायद सबको पता ही होंगे। जो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है दिल्ली गवर्नमेंट के, जो प्रिस्क्रिप्शन है हॉस्पिटल्स में, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, उनमें बाकायदा लिखा है कि उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि वो कैपिटल लॉक्स में लिखें और साफ़ सुथरा लिखें, पढ़ने में आए एक एक दवा का नाम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बारी डॉक्टर्स को दोष कर देते रहें कि भाई नहीं नहीं ये है, खुद भी तो कोशिश करो ना पढ़ने की, क्या लिखा है, क्या लिखा हो सकता है, ठीक है। हमें कोशिश तो हमेशा करते रहनी चाहिए। ये बात तो सबसे लास्ट में आती है, जब हमें बिल्कुल समझना है कि भैया हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन में कहीं से भी कुछ, मतलब कोई क्लू नहीं मिल रहा, कोई हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि ये दवा क्या लिख दिया है। जब सारे द्वार बंद हो जाएं तब जाके अंत में हमें कहना चाहिए कि भैया ये दवा तो पढ़ने में नहीं आ रही है, या क्या लिख दिया, गलत लिख दिया, जो भी है। तो उस स्थिति में हमें मेडिसिन के जो डिस्पेंसिंग है उसे स्टॉप कर देना चाहिए, और पेशेंट को कहना चाहिए कि भैया आप ज़रा एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाएं और ये दवा ठीक से लिखवा लें डॉक्टर से, ठीक है। तो इसके वजह से जो कन्फ्यूजन आता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या कन्फ्यूजन आता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिस्पेंस डिक्लो जेल इन प्लेस ऑफ डेंटो जेल। ये ना लासा की कैटरी, मतलब ना लुक लाइक है, ना ये साउंड लाइक है। डिक्लो डेंटो कितना अलग है, डिक्लो और डेंटो। डिक्लोफेनिक जेल और डेंटो जेल, इसमें कॉलिन सैलिसाइलेट ये सब होता है। डिक्लो जेल, ठीक है। both of these are neither look alike and nor they are similar phonetically। ना phonetically similar है ना वो look alike है। डिक्लोजेल क्या है? डिक्लोफेनिक जेल एक्चुअली इज एन analgesic ointment for local application for muscular pain, myalgia and lower backache, while dentogel is a dental preparation। ठीक है, तो भाई ध्यान रहो भैया, डिक्लोजेल जिसको डिक्लोजेल लिखा है तो डिक्लोजेल ही दो, जिसे डेंटोजेल लिखा है तो डेंटोजेल पढ़ो। और ध्यान से नहीं समझ में आता ये हैंड राइटिंग क्या हो सकती है, अपने सीनियर से पूछो, स्टाफ जो है वहाँ पे उनसे पूछो, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, नहीं होता है तो फिर वापस भेज सकते हो। गलत दवा देने से बेहतर है कि आप मरीज को भेज दो कि भैया ठीक से लिखवा लो, दोबारा लिखवा लो, दुर्घटना से देर भली, ठीक है। अब अनदर एग्जाम्पल, इसी का एक और एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल क्या है, कभी कभी क्या होता है हमारे डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, वो एब्रीवेट फॉर्म में लिख लेते हैं। द कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है, मगर ये भी इंस्ट्रक्शन है कि वो एब्रीवेट फॉर्म में ना लिखें दवाई को। लिवोसिट्रिजन है तो उसे LCZ लिख लेते हैं, टैब LCZ, या CTZ लिख देते हैं, CTZ वेजाइनल पैसरी। अब बच्चे नए नए पढ़ के आए हैं बेचारे, कई तो पढ़ के भी नहीं आए, कोरोना में वैसे ही बुरा हाल हुआ, बच्चे ने ऑनलाइन क्लास की है। खैर अब तो कोरोना वाले बैच निकल चुके हैं, बट फिर भी ये एक छाप पड़ गई है दिमाग में कि भाई हम तो नहीं पढ़ा, हमें नहीं पढ़ाया जाता, ये है वो, जो भी कारण रहा हो। तो मैं अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ एब्रीवेट फॉर्म में ना लिखें। अगर लिवोसिट्रिजन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसे LCZ करके ना लिखें, उसे पूरा लिवोसिट्रिजन ही लिखें।
और जो भी उसकी डोज़ है उसको पूरा साफ साफ अक्षरों में लिखें। अगर कहीं पे डेसिमल लगता है तो उससे पहले ज़ीरो लगा दें। 0.5 अगर जैसे कुछ लिखना है तो 0.5 से 0.5 लिख लेते हैं तो पॉइंट कभी दिखे ना दिखे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप बाद में ज़ीरो लगा रहे हैं, जैसे मान लो 50 mg है या 5 mg है तो 5.0 लगा दें, बहुत फ़र्क पड़ जाता है इन सब बातों से। तो अभी क्या बात कर रहा था मैं कि स्टूडेंट्स क्या होता है, फिजिशियंस लिखते हैं टैबलेट CTZ वेजाइनल पैसरी। स्टूडेंट्स सोचते हैं टैबलेट CTZ, आगे वो कभी VP लिख देते हैं। VP, अब उनको क्या पता व्हाट इज़ VP, बेचारे अभी तो पढ़ के आए हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको। एक्सपीरियंस इतना क्या है ही नहीं, सीखने आए वो तो। अब CTZ लिख दिया, वो सोचे टैबलेट सिट्रीजिन है, वो क्लोट्राइमाजोल वेजाइनल पैसरी है और उसकी जगह वो दे रहे हैं क्या, टैबलेट्स सिट्रीजिन दे रहे हैं, लिवोसिट्रीजिन दे रहे हैं, तो गलत हो गया ना। तो टैबलेट CTZ वेजाइनल पैसरी का मतलब है क्लोट्राइमाजोल वेजाइनल पैसरी फॉर वेजाइनल इन्फेक्शन इन फीमेल्स, बट स्टूडेंट्स प्रिटेंड इट एज LCZ। कभी को CTZ सोचते हैं, CTZ नहीं लिखा होगा, LCZ लिखा हो गलती से, तो LCZ बोलते हैं और उसे लिवोसिट्रीजिन पकड़ा देते हैं। अब चाहिए उसे बेचारी को वेजाइनल टैबलेट चाहिए, वेजाइनल इन्फेक्शन चाहिए, बुरा हाल हो रहा है इचिंग से और पेन भी होता ही होगा, दिक्कतें कहीं होती होगी, और वो दे रहे हैं लिवोसिट्रीजिन दे दिया, थोड़ा कुछ एंटी हिस्टामिन इचिंग में कुछ राहत मिलेगी, बट वो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वो जब तक वेजाइनल पैसरीज नहीं यूज़ करेंगी तब तक उन्हें आराम नहीं पड़ना, तो झोल हो जाएगा ये, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अब एक और बात है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिस्पेंस क्लोट्राइमाजोल ऑइंटमेंट इन प्लेस ऑफ क्लोट्राइमाजोल वेजाइनल पैसरी। यहाँ पर भी है एक झोल है या गलती है, तो अब देना है उसको क्लोट्राइमाजोल वेजाइनल पैसरी, अब दे दिया क्लोट्राइमाजोल ऑइंटमेंट, जल्दीबाजी में देखा है नहीं, बस क्लोट्राइमाजोल एक शब्द सीख लिया उन्होंने, हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा था, हाँ ये आगे तो देख ले भैया, आगे क्या लिखा है, VP लिखा है, वेजाइनल पैसरी लिखा है, तो अब तुम दे रहे हो उसको क्लोट्राइमाजोल ऑइंटमेंट दे दिया, हालांकि है तो वही एंटी फंगल ही है, बट उसमें स्ट्रेंथ अलग है। वेजाइनल पैसरी में जो क्लोट्राइमाजोल का कंटेंट होगा, उसकी स्ट्रेंथ होगी, वो उसके ऑइंटमेंट से तो अलग ही होगी ना। अब उसकी डोज कम पड़ जाएगी, जो उसे चाहिए भैया तो वो वही देना है ना। क्लोट्राइमाजोल वेजाइनल पैसरी चाहिए तो ऑइंटमेंट कैसे दे सकते हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, ये इतनी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब गलतियाँ बच्चे करते हैं, इस तरह की गलतियाँ उनसे हो जाती है, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ मैंने नोट कर ली है बताने के लिए। हर बार जो नए बैच आते हैं तो उनको पहले से बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि भैया ताकि तुम ऐसी गलती ना करो। एक और बार कभी क्या होता है, GP लिख देते हैं। अब ये भी हमारे जो डॉक्टर हैं, अब हम उनको ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं कि भैया कि आप लोग गलती कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, मत करो, ये है वो है, और GP लिख दिया। बट GP लिखने का ही नहीं होता है, डॉक्टर्स तो बहुत कुछ लिखते हैं ना। तुम पूरा प्रिस्क्रिप्शन तो पढ़ो पहले, क्या लिख दिया उसमें और क्या लिखा, GP लिख दिया, क्या है GP। अब तुमने उसको GP देना था क्या, ग्लिमिप्राइड, और तुमने दे दिया गाबापेंटिन। तुमने पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, पहले दिन आके मेरी बात सुन ली होगी, चलो सर ने कहा तो सारी दवाइयाँ लिख ली, पढ़ लिया, उसका इंडिकेशन वगैरह पढ़ लिया, GP मतलब गाबापेंटिन। अब तुम गाबापेंटिन दे रहे हो, अरे ये भी तो याद रखो ग्लिमिप्राइड होता है, ग्लिमिप्राइड भी है। अब कैसे पता चलेगा कि उसमें ग्लिमिप्राइड लिखा, GP का मतलब डॉक्टर ग्लिमिप्राइड लिखना चाह रहा है कि गाबापेंटिन लिखना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में मतलब मैं बताऊंगा, अभी पहले पूरी बात सुन लेते हैं, ठीक है। GP क्या है, व्हाट इज़ GP। स्टूडेंट गिव्स ग्लिमिप्राइड इन प्लेस ऑफ गाबापेंटिन व्हेन फिजिशियन राइट ग्लिमिप्राइड और गाबापेंटिन इन एब्रीवेट फॉर्म एज GP, ठीक है। कभी कभी वो ग्लिमिप्राइड के लिए भी GP लिख लेता है, गाबापेंटिन के लिए भी GP लिखते हैं। तो भैया आगे देख तो लो डोज क्या लिखी है उसकी, ग्लिमिप्राइड 1 mg में आ रही है या 1 mg में आ रही है या 2 mg में आ रही है, और गाबापेंटिन तो 300 mg में आती है ना। तो इतना तो थोड़ा तो माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई ग्लिमिप्राइड तो हमेशा 1 mg या 2 mg में देते आ रहे हैं, एकदम 300 mg में तो दे नहीं सकते, तो डेफिनेटली ये ग्लिमिप्राइड तो होगी नहीं, ये गाबापेंटिन ही होगी। और भी कई तरीके बातें होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं ये दवाई क्या लिखी है, क्या लिखी हो सकती है, क्यों लिखी होगी, ठीक है। तो ग्लिमिप्राइड क्या है, ग्लिमिप्राइड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज सल्फोनाइल यूरियास। सल्फोनाइल यूरियास
क्या है ये? एंटी डायबिटिक ड्रग है. इट लोअर्स ब्लड शुगर बाय कॉजिंग द रिलीज ऑफ योर बॉडीज नेचुरल इंसुलिन वाइल गाबापेंटिन मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव नर्व पेन एंड इट बिलोंग्स टू a class of drug known as anti-seizure drugs. So these two drugs belong to different class of medicine and should never be dispensed interchangeably or when not prescribed by physician. ठीक है, बात समझ में आ गई ना? देनी थी ग्लिमिप्राइड, दे दिया, फिर तुमने गाबापेंटिन, दोनों टोटली डिफरेंट क्लास है. तभी मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जो मेडिसिन रखनी है डिफरेंट क्लास की मेडिसिन अलग अलग रखो भैया. ठीक है, तो कम से कम तुम्हारे जहन में तो रहेगा कि ग्लिमिप्राइड है, जीपी से ग्लिमिप्राइड भी होता है, जीपी से गाबापेंटिन भी होता है. ठीक है, अगर तुम्हें ये समझ होगी तो तुम होशियार रहोगे कि भाई जिसको ग्लिमिप्राइड देनी थी उसे गाबापेंटिन दे दी, कहीं गाबापेंटिन देनी थी ग्लिमिप्राइड दे दी. ऐसी गलती फिर नहीं करोगे ना. ठीक है. नो मेडिसिन्स और प्रिपरेशन शुड बी डिस्पेंस ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशंस और फॉल्स बिलीफ. कोई भी दवा सिर्फ असम्पशन बेसिस पे या फॉल्स बिलीफ के बेसिस पे नहीं देनी है कि CLOTRI तुमने पढ़ लिया, क्लोट्राइमाजोल तुमने, हाँ बस ये दिख गया, हाँ ये तो वही लिखा होगा, ऐसे सोच के नहीं देना. रीड प्रिस्क्रिप्शन थॉरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज़ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और एडवाइस फॉर पेशेंट्स, डोसेज एंड डोसेज फॉर्म ऑफ द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड. मतलब सबका पढ़ना है प्रिस्क्रिप्शन को, उसका डायग्नोस भी तो लिखा होगा ना डॉक्टर ने. अब कोई किसी को ग्लिमिप्राइड दिया से पहले मेटफॉर्मिन भी लिखी होगी, ऊपर डायग्नोस में लिखा होगा T2DM. T2DM क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस. तो भैया डायबिटीज़ मेलाइटिस का पेशेंट है, डायग्नोस लिखा है, तो तुम उसे गाबापेंटिन क्यों दे रहे हो? गाबापेंटिन तो होगा ही नहीं ना उसमें, या फिर हो सकता है कुछ नर्व पेन्स होगा तो उसमें शायद लिखा भी हो, प्रेगाबेलिन लिखते हैं 75 mg या गाबापेंटिन, पर पहले देख तो लो ना तुम उसमें लिखा भी है कि नहीं. अगर उसमें ग्लिमिप्राइड लिखा था और तुमने दे दिया गाबापेंटिन तो गलती हो जाएगी ना. ठीक है, तो डायग्नोसिस प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा होता है? डायग्नोसिस लिखा होता है, ट्रीटमेंट और एडवाइस फॉर पेशेंट्स लिखा होता है. ठीक है, ट्रीटमेंट भी लिखा होता है, उससे क्या ट्रीटमेंट देना, और एडवाइस पेशेंट्स के लिए भी कई बार एडवाइस होती है कि क्या करना है क्या नहीं, या कई बार बता भी देते हैं डॉक्टर्स लोग. डोसेज एंड डोसेज फॉर्म ऑफ दी मेडिसिन प्रिस्क्राइब, डोज भी लिखी है, डोसेज भी लिखी है, डोसेज फॉर्म भी लिखी है. अब ये 3 टर्म्स है, इन तीनों का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्या अंतर है इनमें? डोज, डोसेज, डोसेज फॉर्म, ये अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा. नेक्स्ट पॉइंट में ये बात आ रही है, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने की. 7D फैक्टर और 3P रिलेशन, ये मैंने खुद से अपने आप से एनालाइज करके समझ के मैंने बताया कि फार्मेसी डिस्पेंसिंग में 7D फैक्टर होते हैं. 7D फैक्टर और 3P रिलेशंस. अब ये 7D क्या हैं, 7D फैक्टर्स क्या हैं, इनके क्या मायने हैं और इन्हें क्यों हमें ध्यान में रखना. एक्सक्यूज़ मी, थक गया मैं बैठे बैठे. 7D फैक्टर और 3P रिलेशन, अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, मैंने एक टेबल फॉर्म में बना रखा है 7D फैक्टर्स. 7D फैक्टर में 7D क्या क्या है? डिजीज़, डायग्नोस, डोज, डोसेज, डोसेज फॉर्म, और लास्ट में क्या आता है? क्या आता है लास्ट में? डिस्पेंसिंग. यानी कि ये 6 फैक्टर्स पहले तुम्हें पता होंगे, फिर उसके बाद इन सब के ऊपर जो बेस्ड, मतलब इनके ऊपर बेस्ड है ये 7वां फैक्टर, वो है डिस्पेंसिंग. तो अब थोड़ा थोड़ा हल्का सा इनके बारे में बता देता हूँ. क्या है 7D में सबसे पहले क्या? डिजीज़ है. वही कोई डिजीज़ होगी तभी तो कोई आएगा ना अस्पताल में, और फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद किसके पास जाएगा? फार्मासिस्ट के पास जाएगा दवा लेने के लिए. तो डिजीज़ के बारे में तुम्हें भी तो पता होना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर ही थोड़ी ना को पता होना चाहिए कि डिजीज़ होती है क्या नहीं होती है. ज़्यादा डिजीज़ का मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ ताकि तुम्हें एक जहन में तुम्हें रहे कि तुम उसके मायने समझो कि डिज़ीज़ अलग अलग तरीके की डिज़ीज़ होती हैं. अब ये क्या डिज़ीज़ हुई होगी उसको तुम कम से कम अपने आप से क्वेश्चन कर सको. ठीक है, तो उसके लिए ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में है, उसके लिए एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ छोटी सी. ये जो डेफिनेशन भी नहीं है, ये हमें फर्स्ट ईयर में हमारे जो सर हमें पढ़ाते थे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी उन्होंने बताया था. डिजीज़ क्या है? डिजीज़ सिंपली अगर आप किसी को बोले तो कहेगा हाँ जी बीमारी होती है,
ये बीमारी वो बीमारी, खांसी जुकाम बुखार है, और ये हार्ट की बीमारी, तो आम आदमी तो भैया ऐसे ही बोलेगा। अब डिजीज़ को तुम अलग करके बोलो तो क्या बोलोगे? डिजीज़ इज़ समथिंग दैट यू कांट हैंडल विद एन ईज़, मतलब ईज़िली, जिसको तुम हैंडल नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कितने सारे काम होते हैं, तुम कर पाते हो, कर लेते हो, आसानी से कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में स्किल्स होती है, नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब डिजीज़ आ गई भैया, तुम्हें क्या पता कैसे डील करना है? कॉमन आदमी को तो बिल्कुल नहीं पता होगा ना कैसे करना है। तो डिजीज़, व्हाट इज़ डिजीज़? डिजीज़ इज़ समथिंग दैट यू कांट हैंडल विद एन ईज़। सॉरी, जस्ट अ मिनट।